पेट्स हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं और अब दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पेट आपको ज़रूर मिल जाएगा। और स्पेशली इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन पेट होते हैं डॉग्स एंड कैट्स। और जिन लोगों में देखा गया कि वो अकेले रह के थोड़ा डिप्रेसिव रहते थे या उनको एक अलग थलग रहने की जो फीलिंग उनके अंदर में थी, जब उनके पास कोई पेट इस तरीके का आ गया तो अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए उन्हें कोई मिल गया, जिसके कारण उनका जो डिप्रेशन है वो दूर होने लगा। तो काफ़ी अच्छा फील कराते हैं ये पेट्स और एक तरह से घर के सदस्य जैसे होते हैं, इसलिए इनको रखना सभी को बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी एक्टिव भी होते हैं और ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि ये 100% हमारे लिए सूटेबल हैं इन एवरी केस। पर अगर मैं आपको कहूँ कि इन्हीं पेट्स के कारण आप में इसके जस्ट ऑपोजिट सिम्टम्स भी आ सकते हैं, यानी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं या आपका बिहेवियर कुछ इतना एबनॉर्मल हो सकता है कि आप यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज तक आप में डेवलप हो सकती हैं या इरेशनल बिहेवियर आप में आ सकता है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके इम्यून सिस्टम के लिए पैदा कर सकते हैं, तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि ये पेट्स हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली कैट्स। और कैट्स मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। हम सबका शरीर डिफरेंट तरीके से डिज़ाइंड है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर होता है जो कि ऑलमोस्ट यूनिक रहते हैं हर ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें। इसी तरीके से इन पेट्स में भी अपना एक यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेट होता है जो कि ह्यूमन की जो बॉडी है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो स्पेशली कैट में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रोटोजोआ होता है, जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो केवल कैट में ही रहता है, यानी परमानेंट उसका जो होस्ट है वो कैट ही है। ये बाकी किसी के भी जो गट में जाता है, जो कि वार्म ब्लडेड जितने भी एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके लिए एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन की तरह काम करता है। तो वो कैट्स जो कि जिनमें ये इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया है, वो डिपेंड करता है कि वो न्यूली इन्फेक्टेड हैं या फिर वो कैट्स जैसे बड़ी हो गई हैं या उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हो सकता है उनको इन्फेक्शन बहुत पहले हुआ हो, तो ये उनके जो बॉडी है उसमें परमानेंट हार्बर उनने कर लिया है। लेकिन अगर न्यूली इन्फेक्टेड कैट्स होती हैं तो अक्सर चांसेस हैं कि उनके जो फीसेस है और उनकी यूरिन है वो इन्फेक्टेड हो इस तरीके के पैरासाइट से। और ये पैरासाइट्स जब ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। इनफैक्ट रैट्स हैं, रॉडेंट्स हैं, दूसरे जो पक्षी होते हैं या दूसरे कोई जानवर हैं, इनफैक्ट जो डॉग्स भी होते हैं वो भी अगर इनके संपर्क में आते हैं तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि डॉग्स की आदत हर जगह स्निफ करने की रहती है, बाहर जाते हैं। तो अगर कैट्स के यूरिन या फीसेस के संपर्क में अगर वो आए तो उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, उनका फर भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और इस सारी वजहों से ये सब ह्यूमन बॉडी में भी आ जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी इसका इफेक्ट हो सकता है। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं तो ज़्यादा पता नहीं चलता है, यानी आपके कुछ सिम्टम्स तो आएंगे लेकिन जब तक आपने टेस्ट नहीं कराया कि आपके अंदर में ये इन्फेक्शन है तब तक आपको पता नहीं चलेगा। पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं इन प्रेग्नेंट वेमेन। तो उन घरों में जहाँ पे प्रेग्नेंट वेमेन हैं और जहाँ पे इस तरीके की जो कैट्स रहती हैं उनका फीसेस में अगर ये इन्फेक्शन है, जो कि अक्सर 1 से 3 हफ्ते में ये उनके फीसेस में निकलते हैं, क्योंकि ये oocytes एक तरह से एग्स होते हैं जो कि अपना नया होस्ट ढूंढते हैं ताकि वो नए तरीके से रेप्लिकेट कर सकें अपने आप को। तो ये 3 से 5 दिन तक उसकी फीसेस को इन्फेक्ट करके रख सकते हैं अपना होस्ट ढूंढने के लिए। और अगर उनको कोई कैट नहीं मिली तो जो भी जानवर मिलता है उसमें इंटरमीडिएट होस्ट की तरह उसके यहाँ चले जाते हैं, यानी आपकी बॉडी को उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया तो ये उससे बच्चे में भी जा सकते हैं। और अक्सर ऐसे बच्चों में यहाँ तक कि स्टिल बर्थ की भी प्रॉब्लम देखी गई है, या फिर बच्चों में कोई दूसरी समस्याएं भी आ सकती हैं, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में प्रेग्नेंट वुमेन को इस चीज़ के लिए स्कैन किया जाता है कि कहीं उनके अंदर ये टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर है तो उन्हें एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर ठीक किया जाता है। पर अगर उन वुमेन से उनके बच्चे में ऑलरेडी फीटस में जा चुका है प्लेसेंटा के थ्रू, तो प्लेसेंटा के थ्रू जाने के बाद दवाइयाँ उन पे काम नहीं करती। तो फिर जब बच्चे हो जाते हैं, न्यूली बॉर्न जो बच्चे हैं, उनको फिर किसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। पर आखिर इस टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और आखिर ये बॉडी में करता क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसके इन्फेक्शन से ऑलरेडी पीड़ित है और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो झेलती है। ज़्यादातर लोगों में कई बार ये डॉर्मेंट स्टेट में होता है तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, यानी बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स में नहीं आते, इसलिए लोग इसको अवॉइड कर जाते हैं। इंडिया में भी 22 से 23% लोगों को ये इन्फेक्शन है ऑलरेडी।
ये जो पैरासाइट्स हैं ये बॉडी में दो जगह अपना घर बनाते हैं, मसल्स में और ब्रेन में। अगर ये न्यूली इन्फेक्टेड है कोई जिसका भी रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, और ऐसे लोगों में ये देखा गया कि उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ये नेचुरली अपना जो एक कॉलोनी है वो बॉडी में बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसको फूड चाहिए, और इसका फूड होता है ट्रिप्टोफैन, यानी जो कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। बॉडी क्या करती है, बॉडी रिकॉग्नाइज करती है ऑब्वियसली कि भाई ये तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और इसको फूड नहीं देना है। तो जब जब ये एक्टिवेट होते हैं पैरासाइट्स, बॉडी उनके एक्टिवेशन को रोकने के लिए इस जो ट्रिप्टोफैन है इसको तोड़ देती है, इसको दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है, और एक तरीके का इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करती है बॉडी में। पर यही ट्रिप्टोफैन हमारी बॉडी में क्या बनाता है, सेरोटोनिन बनाता है। एक सेरोटोनिन जो कि मूड एलिवेटिंग हार्मोन है, और ये मेलाटोनिन बनाने में भी इसका रोल आता है। तो सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहता है, आप एक खुश मिजाज इंसान रहते हैं, आपको काम करने में परेशानी नहीं होती है, आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। तो अगर इस हार्मोन का बनना बॉडी में कम हो जाएगा तो इसके जस्ट ऑपोजिट सिम्टम्स आने लग जाएंगे, यानी लेथार्जी लगेगी, डिप्रेशन होने लग जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, इंडिफरेंट मूड होने लगेगा, मूड डिसऑर्डर होने लग जाएंगे। यानी वही डॉग्स और कैट्स जिसकी वजह से आपका मूड एलिवेटेड होता था, एक इन्फेक्शन की वजह से आपका मूड अब डिफरेंट होने लग गया। अब देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो एक रिसर्च हुई जिसमें 4000 चेक के आर्मी जो रिक्रूट्स थे उन पे ये रिसर्च हुई, और उनमें देखा गया कि जिनमें भी रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं उन सब में इस टॉक्सोप्लाज्मा का अमाउंट देखा गया। ये जो पैरासाइट्स हैं, जैसा हमने कहा कि ये ब्रेन में हार्बर करते हैं, यानी ब्रेन में अपना घर बनाते हैं। पहला होता है एमिगडाला, दूसरा ऑल्फैक्टरी सेंटर्स, और तीसरा हमारा जो फ्रंटल लोब रहता है वहाँ पे। तो सबसे पहले जिन लोगों में ये ऑब्जर्व किया गया कि आखिर इनमें बिहेवियरल क्या चेंजेस आते हैं, तो ऐसे ह्यूमन बींग्स जिसमें इन्फेक्शन था उनको जो कैट्स की जो यूरिन है, बाकी लोगों को उससे बहुत ज़्यादा रिपल्शन हुआ क्योंकि एक अजीब सी स्मेल आती है उसमें, लेकिन जिनमें ये इन्फेक्शन था उन लोगों को उनकी कैट की यूरिन की जो स्मेल है वो कोई भी बुरी नहीं लगती, इनफैक्ट उनको अच्छी लगी। और दूसरा ये देखा गया कि चूंकि एमिगडाला क्या करता है, आपके जो फियर रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करता है। यानी अगर आपने कोई ऊंचाई से जिसको डर लगता है, जैसे आप नीचे देखते हैं तो आपको डर लगता है, तो आप ज़रा संभल के रहेंगे। अगर आपको सड़क पे चलना है और बीचों बीच चलने से आपको डर लगता है, ये सारे रिस्पॉन्सेज आपके कहाँ से आते हैं, एमिगडाला से आते हैं। तो चूँकि ये एमिगडाला को अफेक्टेड कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, तो ये फियर रिस्पॉन्स ऐसे लोगों में चला जाता है। तो जो आपके जो डिसीजन मेकिंग जो आपकी होती है, जो आप पूरा कहीं का भी रिस्क कैलकुलेट करके अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं, चाहे आप बिजनेस डिसीजन लें या फिर आप ड्राइविंग का डिसीजन लें या फिर आप कोई भी आप ऐसी चीज़ें जो करते हैं वो आप ये देख के करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ में कम रिस्क है, हम वही काम करेंगे। अगर आपका ये रिस्क वाला जो फैक्टर है ये चला जाए आपके दिमाग से, तो आप कोई बड़े बड़े से रिस्क आराम से ले लेंगे। यानी एमिगडाला चूँकि अफेक्टेड हो गया तो बड़े से बड़ा रिस्क ऐसे लोग लेते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग रोड रेज में फंस जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर एक्सीडेंट, क्योंकि बहुत रैश ड्राइविंग करेंगे, एक्सीडेंटल केसेस में ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनको मज़ा आता है इनफैक्ट इस तरीके से रैश ड्राइविंग करने में। सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है क्योंकि लोग उसको भी एक एक्साइटिंग के तौर पे लेते हैं कि देख के करते हैं कि क्या होता है इससे, है ना, अपनी नस काट के देखते हैं कि क्या होता है, या फिर चलो ऊपर से कूद के देखते हैं कि क्या होता है। इस तरीके का अजीबोगरीब जो रिस्पॉन्स है ये इनमें बॉडी में आने लग जाता है। कुछ शिज़ोफ्रेनिया केसेस भी देखे गए हैं जिनके अंदर ये टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हुआ और इसकी वजह से उनमें डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आने लगे। जो शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं, अजीब से उनको स्मेल आने लगी और कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जिसकी वजह से उनको उनका अजीब सा बिहेवियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। ज़्यादातर लोगों में जिनमें इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है उन लोगों में टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के बाद कोई खास इन्फेक्शन के सिम्टम्स ऐसे सच नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोगों में ये डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। लेकिन अगर थोड़ा भी इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो ऐसे लोगों में इनिशियली अगर तुरंत का इन्फेक्शन हुआ है तो यूजुअली फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, सर्दी जुकाम खांसी इस तरीके के सिम्टम। थोड़ा सा लिम्फ ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी और ये दूसरे सिस्टम्स को यानी दूसरे ऑर्गन्स को जैसे लंग्स है, हार्ट है, इसको भी अफेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि जो एंटरप्रेन्योरियल जो डिसीजंस होते हैं वो भी आप रिस्क कैलकुलेट करके लेते हैं।
तो ऐसे लोगों में भी देखा गया जिनमें ये प्रॉब्लम थी या ये इन्फेक्शन था, ऐसे लोगों में जो रिस्क एपेटाइट है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। ये स्पेशली उन लोगों में देखा गया जिनमें रिसेंटली उनको इन्फेक्शन हुआ है या फिर अब जो रिसेंट जो होस्ट बने हैं, जो कि आपके फ्रंटल लोब को भी अफेक्ट करता है। फ्रंटल लोब जो आपका डिसीजन मेकिंग सेंटर होता है। तो आप डिसीजन मेकिंग सेंटर में आपके पास सपोज मैंने 4 चॉइसेस दी कि आपको बैठ के अपना काम करना है, कि आपको खाना खाने जाना है, या आपको किसी से कॉल पे बात करनी है, या फिर आपको अपनी गाड़ी निकाल के 150 की स्पीड में थोड़ा घूम कर आना है। अगर आप में इन्फेक्शन है और रीसेंट इन्फेक्शन है तो चांसेस है कि आप इसमें से चौथा ही चूज करेंगे। तो इस तरीके की इर्रेशनल डिसीजन मेकिंग है जो लोगों में देखी गई है इसके इन्फेक्शन के कारण। तो अक्सर हम ब्लेम करते हैं यंगस्टर्स को कि अरे वो रैश ड्राइविंग में एक्सीडेंट हो गया उसका, या फिर उसको कुछ उसने ऐसी एक्साइटिंग चीज़ की और उस चक्कर में उसकी जान चली गई। कई बार हमें समझ नहीं पाते, हमें लगता है उनका बिहेवियरल प्रॉब्लम है, जबकि हो सकता है कि उनके अंदर कोई ऐसा पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन हो जिसके बारे में ना किसी को नहीं पता, ना डॉक्टर्स को, ना पेशेंट को, ना घर वालों को, क्योंकि ऐसे कैट्स और डॉग्स के संपर्क में हम सब आते हैं। अगर न्यूबॉर्न बेबी में ये जो इन्फेक्शन है जल्दी डिटेक्ट नहीं हुआ तो उनकी आंखों तक को इन्फेक्ट कर सकता है, आंखें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, वहाँ लीजन्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये इन्फेक्शन किन किन तरीक़ों से होता है, पहले आप इन बातों को समझ लीजिए। तो सबसे पहले जिनके घरों में है नेचुरली वो उनके जो लिटर है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन हो सकता है अगर उन्हें ठीक से अपने हाथ नहीं धोए, या उसके कांटेक्ट में कोई दूसरी चीज़ें आ गई जिसमें ये इन्फेक्शन चला गया, क्योंकि हर 1 से 3 हफ्ते में ये प्रोसेस होती है। तो अगर उसके संपर्क में जो कुछ भी उस समय आएगा वो इन्फेक्टेड हो सकता है। दूसरा, बड़े बड़े गोडाउन्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जिनको हम घर में लाके कंज्यूम करते हैं, जैसे कैंड फूड जो भी होता है, या फिर कोई भी ऐसा पैकेज्ड फूड आइटम जो कि हम बाज़ार से खरीद के खाते हैं, वो उनके जो गोडाउन्स जहाँ पे रखे हुए स्टोरेज हाउसेस हो सकता है वहाँ पे भी कैट के जो ये फीसेस वगैरह के कॉन्टैक्ट से वहाँ पे भी कंटामिनेशन हुआ हो। तो हम प्रॉपर्ली वॉश करके अक्सर ऐसी चीज़ों को ओपन नहीं करते हैं, हम इमीडिएटली ओपन कर लेते हैं, तो उसके थ्रू वह हमारी बॉडी में जा सकते हैं और सीवियर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनफैक्ट ये डेथ तक भी कॉज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहना है कि उसे किस तरीके से कंज्यूम करना है। अक्सर ये जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं ये उनको भी इन्फेस्ट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी अगर आपने उसको ठीक से नहीं धोया, आप रॉ खा रहे हैं और ठीक से आपने उसको वॉश नहीं किया, तो भी आपके अंदर ये सब जा सकता है। और जो लोग अक्सर रॉ मीट कंज्यूम करते हैं, तो सपोज़ कोई ऐसा जानवर जिसके अंदर में ऑलरेडी ये इन्फेक्शन चला गया है और उन्होंने ठीक से उसको नहीं पकाया या फिर रॉ कंज्यूम किया, तो ऐसे लोगों में भी आसानी से ये उसका जो इन्फेस्टेशन है वो हो जाता है। और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन अगर घर में कोई है तो या तो आप रखें ना ऐसे पेट्स, और अगर ऑलरेडी हो तो आपको लगेगा कि हम ऑलरेडी हैं तो कहाँ है, उनको बाहर कर दें, उनकी तो गलती है नहीं है, तो एटलीस्ट उनको हैंडल करने नहीं देना चाहिए। ऐसे उनके जो लिटर है उसको कोई और हैंडल करे, कोई और डिस्पोज ऑफ करे, फेंक कर आए, और उसके बाद अच्छे से हाथों को बहुत अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और घर की जितनी भी चीज़ें हैं जो हाइजीन है आप उसको मेंटेन करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो डॉग्स भी होते हैं वो भी इन्फेस्टेड हो सकते हैं, उनके फर वगैरह, तो उनको भी प्रॉपर क्लेanलीनेस की ज़रूरत है। तो जो भी डॉग्स हैं आजकल वैक्सीनेशन सभी कराते हैं, अगर आप कोई सा मिस कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप उसको अच्छे से वैक्सीनेटेड भी कराइए, और साथ में ऐसे डॉग्स को बहुत सारी मेडिसिन भी दी जाती हैं ताकि उनके अंदर भी जो पैरासाइट्स वगैरह हैं वो कम हो जाएं। तो ऐसे आप जो डॉग्स और कैट्स हैं उनको जो भी वैक्सीनेशन वो भी कराइए, जो मेडिसिन जो भी उनको देते हैं उनके वेट, वो भी ज़रूरी हैं ताकि आपको उनका इन्फेक्शन नहीं हो। जब भी आप उनके संपर्क में रहें हमेशा ध्यान रखें आपको वेंटिलेटेड रूम में रहना है, या तो आप उनके साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनको ओपन एरिया में करिए, आप खुले गार्डन में करिए, कुछ करिए, क्योंकि जब भी वो सांस भी लेते हैं और छोड़ते हैं तो उससे भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकलते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम बात करते हैं या बोलते हैं, या हमारे जो सलाइवा होता है उसमें होते हैं। तो वो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ज़रूरी नहीं हम टी गोंडियाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा भी हो सकता है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको अफेक्टेड ना करे इसके लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन, हाइजीन और साथ में वेंटिलेशन। तो ओपन एरिया में उनके साथ रहना है। अगर आप एक ही कमरे में रहते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, कुछ लोग तो उनके साथ सोते भी हैं, तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको कंटामिनेट कर सकते हैं, जैसे कि साल्मोनेला है, ब्रूसेला है, कंपाइलोबैक्टर है। तो ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये भी आपकी बॉडी में बैड ब्रेथ प्रोड्यूस करते हैं।
हैलिटोसिस जिसको कहते हैं, तो ये उसकी वजह हो सकता है। टी गोंडा आपके ब्रेन के कुछ ऐसे रिसेप्टर्स को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, लेथार्जी लगेगी, जैसे आपने कोई अभी भी सेडेशन किया हुआ है। तो जब भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा इनको पकड़ने के लिए, इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, तब आपका एकदम से इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लेथार्जी, बहुत ज़्यादा नींद की कंडीशन, आपको जो इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज है वो आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। ये जो मीट ईटर्स जो एनिमल्स होते हैं, इनकी ब्रेथ में नेचुरली दूसरे बैक्टीरिया तो रहते ही हैं, साथ में इनकी जो ब्रेथ लेने की जो फ्रीक्वेंसी वो भी काफ़ी तेज़ रहती है। तो अगर आप इनको एनक्लोज्ड बंद कमरे में इनके साथ रहेंगे काफ़ी देर तक, तो ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी ये इनका जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से इनका कई गुना ज़्यादा रहता है। तो वो भी एक रीज़न है कि आपको लेथार्जी की कंडीशन लग सकती है। तो इसलिए वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्रेश एयर आती रहे आपके कमरे में। हमारे यहाँ कहा गया है कि ऐसे पेट्स को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे देवता आपके घर में नहीं आते हैं। सो हो सकता है वो भी ये बात को जानते हों कि इनके रहने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है या आपकी बॉडी में कुछ बीमारियां आ सकती हैं। तो कहने का तरीका हो सकता है उनका अलग था, क्योंकि अब की लैंग्वेज चेंज हो गई है। अब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं, और पहले के लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं करते थे, उनका कहने का तरीका अलग था। तो मे बी इट्स अ वे टू कम्युनिकेट कि इन जो पेट्स है उनको घर के अंदर ना रखें। पेट्स हमेशा से ह्यूमन बींग्स का एक बहुत अच्छा साथी रहा है और हमेशा रखते आए हैं। तो गाय हो, बैल हो, घोड़े हों और कुत्ते बिल्लियाँ हों, सब तरीके के पेट्स हमेशा से ह्यूमन बींग रखते आए हैं। लेकिन उनका हमेशा जो घर होता था वो घर से ठीक बाहर होता था, यानी घर के आसपास ही, ताकि वो उन पे निगरानी रख सकें, उनके साथ रह सकें, उनका ख्याल रख सकें, बट साथ में घर के अंदर नहीं। अब चूंकि हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वो घर के अंदर आ गए हैं, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो हाइजीन है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिनका आप ख्याल रखें, और दूसरा वेंटिलेशन जिसका आप ख्याल रखें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं छोटे से एनवायरनमेंट में। अगर आपको भी कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हों और आपके पास पेट हों तो उसको ऑब्जर्व करिए। आजकल इसके लिए टेस्ट भी होते हैं, जो कि सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या फिर कुछ कल्चर टेस्ट होते हैं, जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि अगर आपको ऐसा इन्फेस्टेशन है। कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जिसका आप ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से 100% इन्फेक्शन नहीं जाता, क्योंकि ये पैरासाइट्स आपकी पूरी बॉडी में, सारी मसल सेल्स में अपना घर बना चुके होते हैं। एक नेचुरल भी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लें, यानी कि जितने प्रकार की जो बेरीज होती हैं, जो स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, क्रैनबेरी, इस तरीके की जितनी भी बेरीज होती हैं, ऑरेंजेस होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, ये सब आप एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। गुआवा है, वाटरमेलन है, तो ये सारे फ्रूट्स खूब सारे आप कंज्यूम किया कीजिए। जो लहसुन है, जो गार्लिक होती है, वो बहुत अच्छी होती है, एक तरह से एंटीबैक्टीरियल एजेंट का काम करती है। तो जब भी आप ये लेते हैं तो ये भी बॉडी में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नेगेटिव इफेक्ट है इसको ख़त्म करने के लिए बॉडी को हेल्प करता है। और इन सब के अलावा प्रोबायोटिक भी बहुत अच्छा है इस टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन से निपटने के लिए, क्योंकि अगर गट बैक्टीरिया आपके बहुत अच्छे रहेंगे तो वो आपका जो गट की जो लाइनिंग है उसको इंटैक्ट रखते हैं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ना हो और ज़्यादा। और साथ में जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये सारे हेल्प करेंगे, ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो और अपना जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन कर सके, और साथ में इन पैरासाइट्स को कंट्रोल करके रख सके। जिनके घर में ऐसे हैं पेट्स, उनको भी ये फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी समझ सकें कि उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें ऐसे लगते हैं कि आपके अंदर सिम्टम्स हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि दूसरे लोग भी जान सकें और साथ में उसका सोल्यूशन भी हम साथ में ढूंढ सकें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।